हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज की क्लास में हम बात करेंगे डिमांड एनालिसिस, जो हमारी पार्ट 2 है उसके बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिमांड एनालिसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। डिमांड क्या होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा बहुत बेसिक कर लिया था, ठीक है। आज की क्लास में जो हमारी डिमांड एनालिसिस वाली चैप्टर है वो हम खत्म कर देंगे। डिमांड एनालिसिस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये चैप्टर ही 2 पार्ट में था क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था और बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने आपके लिए डिमांड का जो भी वीडियो हमारा वो 2 पार्ट में हम लेके आए हैं, ठीक है। तो आज दूसरा हमारा पार्ट है डिमांड का। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे पहले हमने बात क्या किया था। सबसे पहले वो समझिए आप कि हमने बात किया था लॉ ऑफ डिमांड, है ना। और लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही हमारी जो डिमांड कर्व थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। हमने एक बात और बताया था, अगर आपको याद हो तो ये 2 कर्व बताए थे। ये जो 2 कर्व है, इस पे एक्स और वाई जो आपने प्लॉट किया है, दोनों अगर एक्सिस में, है ना, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस में दोनों इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो कर्व होगा ना वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। लेकिन अगर x बढ़ रहा है या y कम हो रहा है, सिमिलरली x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, मतलब दोनों में अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो हमारी जो कर्व बनेगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी, ठीक है। अब आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारे इसी की वजह से ही हमारा जो डिमांड कर्व था वो आपका इनवर्स या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना हुआ था, ठीक है। तो वही बात करने वाले हैं हम कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड ही क्यों होती है, तो आज उसके कुछ रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वही वाला कंसेप्ट जो ज्यादा रोटी खाने पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट है जिसमें आप ये देखिएगा कि 2 वेरिएबल के बीच में हमारे नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। चलिए चेक करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट वी अज्यूम या वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी यूनिट को कंज्यूम करिएगा वैसे आपकी यूटिलिटी जो है पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। सो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स यूटिलिटी, सबसे पहली बात, ठीक है। जब यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी आप उसके लिए ज्यादा भी पे करिएगा। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे द सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब कंज्यूमर यहां तैयार ही नहीं है कि वो एडिशनल यूनिट के लिए अब सेम प्राइस पे करे, ठीक है। कंज्यूमर विल बाई मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी ओनली व्हेन प्राइस फॉल। जब कंज्यूमर क्यों, सेम प्राइस तो वो देगा नहीं भाई कभी भी, कब कब वो ज्यादा खरीदना चाहेगा। अब एक बात बताइए, जब पराठे से, अब मान लीजिए आपको टोटल पराठा खाने का मन है 5, है ना, और 5 पराठा आपको सेम मिलेगा, सेम प्राइस में मिलेगा, है ना। 4 से ही आपका थोड़ा सा पेट, मतलब मैक्सिमम 90% पेट भर चुका है, 10% अभी बाकी है। तो आप चाहोगे ना कि पराठा का ये जो 5वां पराठा मुझे खाना है उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी कम हो जानी चाहिए। प्राइस तो आपको सेम होना पड़ेगा, सेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या सोचेगा, यार रहने दो, हमारा उतना तो पेट भर ही चुका है, ठीक है। तो हमारे इसीलिए, इसी वजह से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बीच में ऑपरेट होता है, हमारा पहला रीजन बन जाता है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनती है। दिस इज द फर्स्ट रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी और कॉफी। यहां पर भी हमारी एग्जांपल है, ठीक है। टी और कॉफी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वेट, थोड़ा सा हमारे पेन टैब में प्रॉब्लम आ गया है ना। चले तो हम बात करें टी और कॉफी के बारे में, क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखें, इट रिफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। अब मान लीजिए टी की अगर प्राइस बढ़ेगा, है ना, पहले टी और कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, अगर टी की प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कहां स्विच कर देंगे, कॉफी पे, है ना। मतलब टी का प्राइस बढ़ा, आपकी कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ये आप बोलिएगा, ठीक है। अब व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, ठीक है।
अब अगर क्या होगा, प्राइस टी की मान लीजिए कम होगी तो ये प्राइस क्या होगा, इसकी डिमांड क्या होगी, वो उसकी डिमांड कंपेरेबली क्या हो जाएगी, चीपर होते जाएगी। ठीक है, एज वी नो कि हमारी कॉफी की प्राइस में नो चेंज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। क्लियर, जैसे एग्जांपल की इन्होंने बात किया है कि इफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जैसे आपकी पेप्सी और कोक इन्होंने एग्जांपल में लिया है कि पेप्सी और कोक दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। इफ प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी, ये पेप्सी है ना, इसकी प्राइस फॉल कर रही है, ठीक है, जबकि हमारा कोक जो प्राइस है सेम है। क्लियर, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कोक, ठीक है, तो पेप्सी विल बिकम रिलेटिवली चीपर एंड विल सब्स्टिट्यूटेड फॉर कोक। तो यहां जाहिर सी बात है कि अब हमारी जो पेप्सी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो कर्व होगा, डिमांड कर्व होगा, वो नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। क्लियर, ये दूसरा रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। क्लियर, अब तीसरा रीजन है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में सबसे पहले एग्जांपल पढ़िए आप कि एग्जांपल में इन्होंने दिया है, सपोज ईशा बाइज 4 चॉकलेट एट 10 ईच विथ हर पॉकेट मनी 40। उसकी पॉकेट मनी ईशा की कितनी थी, 40 रुपीज, है ना, और इस 40 रुपए में ईशा ने आपके कितने टॉफी खरीदे, 4 चॉकलेट, है ना, 4 चॉकलेट खरीदे, 10 रुपए एक के थे, तो 40 हो गए, है ना, 4 चॉकलेट खरीद लिए। अब क्या हो रहा है, प्राइस चॉकलेट फॉल कर जा रहा है, 10 से क्या हो रहा है, 8 हो जा रहा है, पहले 10 थे अब 8 हो गए। तो ईशा क्या करेगी, इसी इनकम में अब चॉकलेट की यूनिट ज्यादा खरीद पाएगी कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर ये चॉकलेट का प्राइस 12 हो जाता तो इसी प्राइस में चॉकलेट कम खरीद पाती कि नहीं। तो इनकम से भी हमें कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि दोनों में हमारा इनवर्स रिलेशन है, और जैसे ही इनवर्स रिलेशन आप देख रहे हो, हमारी जो डिमांड कर्व होगी वो नेगेटिव स्लोप बन जाएगी। क्लियर, ये तीसरा था इनकम इफेक्ट आपका। और चौथा है एडिशनल कस्टमर। एडिशनल कस्टमर हमारा क्या बताता है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस गिर जाती है तो उस टाइम पे जो पहले जो कस्टमर होंगे, जो कि वो पहले खरीदने के पोजीशन में नहीं होंगे, अब वो भी जग जाएंगे, ठीक है, कि अब हमें भी खरीदना है। तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, many new consumer who were not in a position to buy it earlier due to high price start purchasing it, अब वो भी खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, in addition to new customer, old customer of the commodity start demanding more due to reduced price। अब ये तो कस्टमर है ही न्यू वाले, अब ओल्ड कस्टमर भी क्या करेंगे, वो भी डिमांड करने लगेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फैमिली पैक फॉल फ्रॉम 100 to 50, फैमिली पैक आइसक्रीम थी, ठीक है, 100 रुपए की थी, अब उसकी जो प्राइस है वो 50 पर पैक हो गया है। तो जो पहले आइसक्रीम नहीं खाने वाले थे वो भी जग जाएंगे कि नहीं, है ना, क्योंकि वो पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि अब 100 वाली आइसक्रीम 50 की मिल रही है हमें, वो भी खरीदने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मोर ओवर ओल्ड कस्टमर ऑफ आइसक्रीम कैन नाउ कंज्यूम मोर, इससे जो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर, जिससे आपका टोटल डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और ये हमारे जो डिमांड कर्व है उसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देंगे। क्लियर, ये था एडिशनल कस्टमर का पॉइंट। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूसेज। डिफरेंट यूसेज, सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी हैव सेवरल यूसेज। बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज होते हैं जिनके बहुत सारी यूजेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, मिल्क की बात कर लीजिए, मिल्क में आप मिठाई बनाते हो, दूध का सेवन करते हो, ठीक है, उससे दही बना लेते हो, राइट। तो बहुत सारे सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी से आप फ्यूल लेते हो यूज में, उसके बाद आयरन यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो। तो सम कमोडिटीज लाइक मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी हैव सेवरल यूसेज, some of which are important than the other। when price of such good, जैसे मिल्क हो गया, इंक्रीज करेगा तो it uses get restricted the most important purpose the drinking। अब जैसे ही मिल्क की जो प्राइस बढ़ेगी, अब यहां पे क्या करेगा, मिल्क का जो यूज होगा ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो मिल्क की डिमांड होगी वो लेस होने लगेगी। क्लियर, अब जो ड्रिंक तो करना है, दूध तो पीना है, ठीक है, तो लोग दूध की डिमांड किस लिए करेंगे, केवल पर्पस के लिए, इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए ही करेंगे। अब वो भी जो दूध से बनने वाले बहुत सारे आपके कमोडिटीज होंगे, लाइक चीज हो गया, बटर हो गया, उसकी डिमांड क्या होगी,
कम हो जाएगी। क्लियर? व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीजेज द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट्स यूजेज वेदर इंपॉर्टेंट और नॉट, और इसी की वजह से हमारी जो डिमांड कर्व है वो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगी। तो अगर आपके कमोडिटी कोई कमोडिटी है, डिफरेंट यूसेज भी हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिव स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करने वाले हैं क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड और कैन डिमांड कर्व राइज अपवर्ड। हमारी जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड भी हो सकती है, उसी को तो एक्सेप्शन बोलते हैं। जरूर हो सकती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये रहा रीजन। अब यहां पे देखो जोर जोर से ये लड़का चिल्ला रहा है कि प्राइस इंक्रीज लेट बाय मोर। अब यहां यही कंसेप्ट ही है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोल रहा था, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा प्राइस डिमांड कम, लेकिन प्राइस इंक्रीज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे ही। ठीक है, तो यही कहलाता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। और कैन डिमांड कर्व राइज अपवर्ड, बिल्कुल हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड राइज हो सकता है इन सम स्पेसिफिक केसेस, राइट? जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अगर आपको कोई लगता है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी है जिसकी फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे बहुत ज्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डिमांड फॉर प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स वही लग्जरी गुड्स, आईफोन, सोना, चांदी, तो ये सारे प्रेस्टिजियस कैटेगरी में आते हैं। इनके प्राइस से बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतने ही लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब कई को कितनों को ये लगता है ना कि हाई प्राइस कमोडिटी जो होती है, जिस कमोडिटी की प्राइस हाई होती है वो अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी लोग ज्यादा खरीदते हैं, जिससे हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड जाती है। उसके बाद इमरजेंसी, यहां तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। इमरजेंसीज में अगर आप मरने के हालात में हो, कोई मरने के हालात में है और डॉक्टर ने बोला कि ये 1 लाख की दवा है, तो आप किडनी बेच के 1 लाख की दवा लाइएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां भी हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप हो सकती है। इंफीरियर गुड्स के केस में या गिफन गुड्स जिसको बोलते हैं, है ना, जैसे ब्रेड, व्हीट, राइस हो गया, इस केस में भी हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ध्यान रखिएगा, इस केस में जैसे ही प्राइस राइस होती है, ब्रेड हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटोज हो गए, ठीक है, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूट ही नहीं अवेलेबल होता है आपका। जैसे ही प्राइस राइज होता है, लोग और कंज्यूम करना, लोग और खरीदना शुरू कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स में भी हमारी जो डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और बैंड वैगन इफेक्ट, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या होता है, शर्मा जी का बेटा, मतलब इमिटेशन ऑफ रिलेटिव या नेबरहुड। हम बोलते हैं ना कि उनके पास ये गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उनके पास आईफोन है तो मेरे पास भी आईफोन होनी चाहिए। तो जब हम रिलेटिव का नकल करते हैं या नेबर का नकल करते हैं, वही कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट। अब हम उस समय प्राइस से कंसिडर नहीं करते हैं कि प्राइस कितना भी हो, हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ठीक है, चेंज इन वेदर के भी चेंज होने से हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। तो ये सारे एक्सेप्शन है जो कि हमारे डिमांड कर्व को बेसिकली अपवर्ड बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज इंक्रीज। अब देखिए राइटवर्ड शिफ्ट की हमने बात की है, ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व ऐसे हो गया तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, मतलब ये वाली पार्ट हो गई राइट वाली, ये वाली पार्ट हो गई लेफ्ट वाली। तो अगर हमारी डिमांड कर्व आगे की ओर जाती है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या डिनोट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीज। ठीक है, चाहे कोई सा भी कर्व हो। आप सप्लाई जब पढ़िएगा तो सप्लाई में आप कर्व कैसे बनाएंगे, सप्लाई में हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब सप्लाई का राइटवर्ड क्या हो गया, राइटवर्ड तो इधर ही होता है, लेफ्टवर्ड उधर होता है, तो राइटवर्ड इधर जो होगा ना वो भी इंक्रीज को ही डिनोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट इज ऑलवेज इंक्रीज, हम मानेंगे इंक्रीज ही, राइट। चलिए अब बात करेंगे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दोनों दो अलग अलग टर्म है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि मूवमेंट, है ना, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड
कर्व। अब यहां ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों कंसेप्ट है कि मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट में क्या होता है ना, मूवमेंट की में आपकी डिमांड कर्व जो है वो एक ही रहती है केवल, और उसी में मूवमेंट होता है, उसी में एक ही डिमांड कर्व होगा और उसी पे मूवमेंट होगा, या तो डिमांड ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां मेन बात क्या है, अगर इसका भी अब देखिए, इसका राइट वार्ड क्या है, लेफ्ट वार्ड क्या है, तो लेफ्ट ये हो गया कि नहीं ऊपर वाला पार्ट, राइट नीचे वाला पार्ट हो गया कि नहीं। तो जब नीचे जाएगा मतलब राइट जाएगा तो वो इंक्रीज को डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हम चूंकि सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, ठीक है। और मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी मूवमेंट नीचे की तरफ हो, राइट की तरफ हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्राइस कम हुआ है और डिमांड बढ़ गया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन या एक्सटेंडेड डिमांड, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ा है, प्राइस कम हुआ है, क्लियर। सिमिलरली अगर हमारा डिमांड इधर जा रहा है, मतलब लेफ्टवर्ड की तरफ जा रहा है, बैकवर्ड साइड जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यहां पे इस केस में प्राइस हमारा बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया है, तो जब डिमांड इस केस में कम होगा तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड जो है सिकुड़ गई है, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे होता है भैया, हमारा ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जितने भी ये फेनोमेना हो रहा है ना, जितने भी इवेंट अकर कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटेंशन की बात किया आपने, कॉन्ट्रैक्शन की बात किया, ये केवल और केवल एक ही वजह से हो रहा है, और वो वजह है प्राइस की वजह से। तो पूछा जाता है कि मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होता है। तो इट अकर्स ओनली ड्यू टू अ सिंगल फैक्टर दैट इज योर प्राइस, केवल प्राइस की वजह से ही हमारा मूवमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, अब बात कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, आपको ध्यान रखिएगा, हम ग्राफ भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो शिफ्ट की बात करेंगे, अब देखिए मूवमेंट में क्या हो रहा था, डिमांड कर्व एक ही था, उसी डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे कर रहे थे आप, क्लियर। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, ये डिमांड कर्व होगा, यहां पे ये मान लेते हैं डी हो गया, ओरिजिनल डिमांड हो गया, ठीक है। अगर आपकी क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, मतलब डिमांड कम हुई है, मतलब डिक्रीज हुआ है ना। प्राइस बढ़ गया तो आप कोई चीज कम खरीदोगे, डिक्रीज हुई है तो आपकी जो डिमांड कर्व बनेगी ना, वो बैकवर्ड साइड या लेफ्ट साइड बनेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड बनेगी। और इस लेफ्ट साइड को हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड, क्लियर, डिक्रीज इन डिमांड। और अगर प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया आपका, तो आपकी डिमांड क्या, नया डिमांड कर्व बन जाएगा यहां पे, ठीक है। और इसको ये कहा जा रहा है नया डिमांड कर्व, आपके राइटवर्ड तरफ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शिफ्ट इन डिमांड को जब भी बात करेंगे, इसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलेंगे। चेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज का मतलब इंक्रीज ही नहीं होता है, चेंज का मतलब हमारा दोनों होगा, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं, ये इंक्रीज और डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड इसमें बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होगा, जो आपने मूवमेंट देखा है, जो आपने मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व देखा है, वो हमारे प्राइस की वजह से हो रहा था, ठीक है। लेकिन शिफ्ट किसकी वजह से होगा, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो जो भी अदर फैक्टर थे, हमने देखे थे ना कि मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से ये होता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, मूवमेंट में केवल सिंगल डिमांड कर्व होगी, शिफ्ट में आपके डिमांड कर्व क्या होंगे, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, क्लियर। ये किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। आइए कर्व देख लेते हैं, देखें आप कि कर्व हमारा ये है, ठीक है। हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं और शिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आप मूवमेंट में ये देख सकते हो कि मूवमेंट में इकलौता डिमांड है, ठीक है। डिमांड में चाहे मूवमेंट इधर हो रहा है चाहे इधर हो रहा है, अगर लेफ्टवर्ड होगा तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर, और ये हो गया
एक्सपेंशन। ठीक है, शिफ्ट की अगर बात करें तो शिफ्ट में हमारा देखिए 3 डिमांड कर्व बन रहा है। इसको आगे वाले राइटवर्ड वाले को हमने बोलना है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और लेफ्टवर्ड वाले को क्या बोलना है हमें, डिक्रीज इन डिमांड। तो ये था पूरा का पूरा आपके लिए डिमांड का चैप्टर, है ना। डिमांड एनालिसिस हमारा कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमारी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में। इससे पहले अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, इसका कंटेंट चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए बेसिकली। ठीक है, हमें आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने फिर से मिलेंगे अपना एक नया टॉपिक लेके, जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू वेरी मच।